Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In this video, we will discuss about the application of biotechnology in medical field. मेडिकल फील्ड में जब हम एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज जीन थेरेपी. व्हाट इज एग्जैक्टली जीन थेरेपी? जीन को यूज करके थेरेपी करना, यानी कि जीन को यूज करके किसी डिजीज को ट्रीट करना या किसी डिजीज को क्योर करना इज नोन एज जीन थेरेपी. सो हियर द जीन थेरेपी may develop to treat some hereditary diseases like SCID and hemophilia. कुछ हेरिडिटरी डिजीजेस को क्योर करने के लिए, ट्रीट करने के लिए जीन थेरेपी दी जाती है. जीन को ट्रांसफर किया जाता है, ऐसी जीन को ट्रांसफर किया जाता है जिससे उस डिजीज को ट्रीट कर सकें और उसी को हम बोलते हैं जीन थेरेपी. हीमोफीलिया, SCID. What is SCID? SCID is severe combined immunodeficiency disease. तो इस वीडियो में जब हम जीन थेरेपी की बात करेंगे तो हम SCID रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे. क्लियर? Genes are inserted into a person's cells and tissue to treat a disease. जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि जो जीन जिसकी वजह से कोई डिजीज हो रही है, क्लियर, जिस जीन के डिलीशन की वजह से जो डिजीज हो रही है या जीन के म्यूटेशन की वजह से जो डिजीज हो रही है, उस जीन को उस पर्टिकुलर पर्सन की या तो सेल में इंसर्ट किया जाएगा या टिश्यू में इंसर्ट किया जाएगा. तो जीन आर इंसर्टेड इनटू अ पर्सन्स सेल एंड टिश्यू टू ट्रीट अ डिजीज, उस डिजीज को ट्रीट करने के लिए. The first clinical gene therapy was given in the year 1990 to a 4-year-old girl with adenosine deaminase deficiency. सबसे पहली जीन थेरेपी किस ईयर में दी गई? 1919 में दी गई. किसको दी गई? एक 4 साल की बच्ची को दी गई. उसमें क्या डेफिशिएंसी थी? उसमें एडिनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी थी. एडिनोसिन डीएमिनेज एग्जैक्टली है क्या? एडिनोसिन डीएमिनेज और एडीए ये एक एंजाइम है और ये इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. राइट? हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसमें जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स. इस पर्टिकुलर लिम्फोसाइट की अगर हम बात करें, उसमें टी लिम्फोसाइट्स को अगर हम डिस्कस करें तो टी लिम्फोसाइट के मैचुरेशन के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है दैट इज एडीए. अगर किसी पर्सन की बॉडी में ये एंजाइम नहीं बन रहा है तो उसमें टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन नहीं होगा, यानी कि लिम्फोसाइट्स मैच्योर नहीं होंगे. और अगर लिम्फोसाइट्स मैच्योर नहीं होंगे तो बीमारी से बचना मुश्किल हो जाएगा. नेचुरली हमें पता है कि हमारी बॉडी में खुद से जनरेटेड एक इम्यून सिस्टम होता है जो हमें बाहर के पैथोजन से बचाता है. हमारा इम्यून सिस्टम जो डिफेंस प्रोवाइड करता है. अब उस डिफेंस प्रोवाइडर में ही दिक्कत आ गई तो हमारी बॉडी क्या करेगी? डिफेंस प्रॉपर नहीं कर पाएगी. तो इस बच्ची में भी ऐसा ही हुआ. इस बच्ची में एक एंजाइम नहीं बन पा रहा था जो टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इस एंजाइम के नहीं बनने की वजह से जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो गया. राइट? सो हियर this enzyme is crucial. It means it is a very important enzyme for immune system to function. immune system के function के लिए ये सबसे important enzyme crucial enzyme. crucial का मतलब बहुत ही जरूरी enzyme है. The disorder is caused due to deletion of the gene for adenosine deaminase. ये disorder क्यों हुआ? ये disorder इसलिए हुआ क्योंकि जो जीन इस एंजाइम को बना रहा था वो जीन डिलीट हो गया. म्यूटेशन में हमने पढ़ा है डिलीशन हो जाता है. तो डिलीशन होने पे जो जीन है वो है ही नहीं, तो नेचुरली अगर जीन ही नहीं है, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने वाला जीन ही खत्म हो चुका है तो वहां पे प्रोडक्ट नहीं बनेगा, एंजाइम
नहीं बनेगा। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम इसमें समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एडीए बनाने वाला जीन है, एडीए बनाने वाला जीन है, राइट। ये जो एडीए बनाने वाला जीन है ये एमआरएनए बनाएगा और इस एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन और प्रोटीन एंजाइम कोड करेगा, यानी कि प्रोटीन एंजाइम बनाएगा। तो नेचुरली यहाँ पे जो एंजाइम बना वो एडीए एंजाइम है। अगर बॉडी में एडीए एंजाइम बन रहा है तो ये रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। अगर टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन हो रहा है, थाइमस लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन हो रहा है, तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इम्यून सिस्टम रहेगा दैट इज स्ट्रांग। अब हुआ क्या इस डिजीज में, इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर में हुआ क्या कि जो एडीए बनाने वाला जीन है इसका हो चुका है डिलीशन। अगर ये डिलीट हो गया तो नेचुरली एमआरएनए नहीं बनेगा, और एमआरएनए नहीं बनेगा तो एडीए एंजाइम नहीं बनेगा, एंजाइम नहीं बनेगा। आई रिपीट इट अगेन एंड अगेन, एंजाइम नहीं बनेगा बिकॉज ऑफ द डिलीशन ऑफ द जीन, एंड दिस जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस एंजाइम। ये एंजाइम को कोड करने के लिए जरूरी जीन है। ये जीन डिलीट हो चुका है तो ये एंजाइम नहीं बनेगा। अब अगर एंजाइम नहीं है तो नेचुरली यहाँ पे मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट भी नहीं होगा, और जब मैच्योरेशन नहीं होगा तो इम्यून सिस्टम हो जाएगा वीक, और इसी को ही हम बोलते हैं SCID, स्किड। स्किड क्यों हुआ, क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन नहीं हुआ और इम्यून सिस्टम वीक हो गया। क्लियर, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज। अब ऐसा क्या किया जाए जिससे इस डिजीज को ट्रीट किया जाए, तो ट्रीटमेंट के बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं, हम इनमें से किसी भी ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। सो हियर जीन थेरेपी को ट्रीट करने के लिए एडीए डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय, इसको क्योर किया जा सकता है। पहला, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी कि एंजाइम को रिप्लेस कर दिया जाए, उसके लिए थेरेपी दी जाए, इन विच फंक्शनल एडीए इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन। जो एडीए बॉडी में नहीं बन रहा है, जो एडीए एंजाइम बॉडी में नहीं बन रहा है, उसको इंजेक्शन से इंजेक्ट किया जाए बॉडी में और वो फंक्शनली अपना काम करे। बट ये काम करना थोड़ा सा टीडियस टास्क है, क्योंकि बार बार अगर डेफिशिएंसी होगी तो बार बार इंजेक्शन के फॉर्म में देना थोड़ा सा टिपिकल टास्क हो जाएगा। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए एक दूसरा मेथड और देखा गया, दैट इज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करने के लिए नेचुरली पहले तो फैमिली ट्री पे जाना पड़ेगा। फैमिली ट्री के साथ साथ यहाँ पे अप्रोप्रिएट डोनर मिलना जरूरी है, एक प्रॉपर डोनर का मिलना, एक हेल्दी डोनर का मिलना जरूरी है। अगर कोई ऑर्गन या कोई बॉडी पार्ट किसी में दूसरे में ट्रांसप्लांट किया जाता है, डोनेट किया जाता है, तो हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। क्लियर, और जिसमें भेजा जाता है, जिसमें ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाता है, उस पर्टिकुलर पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक कर दिया जाता है। अब यहाँ पे इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक है, अगर किसी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करने के लिए किसी पर्सन का इम्यून सिस्टम और वीक करना पड़े तो पर्सन बहुत दिक्कत में आ जाएगा। तो इस मेथड को भी बहुत ज्यादा ऑप्ट नहीं किया जाता। फिर यहाँ पे तीसरा मेथड जीन थेरेपी, जो कि अभी तक काफी सारी डिजीज को क्योर कर चुका है, तो ये मेथड यूज किया जाता है। अब इसमें एग्जैक्टली होता क्या, उस बात को समझना है। जीन थेरेपी, मान लीजिए पर्सन की बॉडी है, ये उस पेशेंट की बॉडी है जिसमें एडीए एंजाइम बन ही नहीं रहा है, क्योंकि एडीए बनाने वाली जो जीन है वो डिलीट हो चुकी है। क्लियर, तो यहाँ पे ये जो लिम्फोसाइट्स हैं वो मैच्योर नहीं हो रहे हैं, तो इन लिम्फोसाइट्स को आइसोलेट किया जाता है। सो द लिम्फोसाइट्स आइसोलेटेड फ्रॉम द
पर्सन और फ्रॉम द पेशेंट। लिम्फोसाइट को बाहर निकाला गया। अब जब लिम्फोसाइट्स बाहर निकाली गई तो इनके साथ क्या किया जाएगा, इनके साथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाएगा। सो हियर दीज आर लिम्फोसाइट्स। अब यहां पे क्या किया जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ एडीए सी डीएनए इनटू लिम्फोसाइट्स। यहां पे एडीए सी डीएनए कहां पे इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, इंसर्ट कराया जाएगा लिम्फोसाइट में। अब हमें यह पता होना चाहिए कि अगर जीन इंसर्ट करवाया जा रहा है, जीन ट्रांसफर किया जा रहा है, एनिमल में किया जा रहा है, ह्यूमन में किया जा रहा है, तो उसके लिए वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे जो वेक्टर यूज किया जाएगा वो किया जाएगा रिट्रोवायरल वेक्टर। रिट्रोवायरस को यहां पे यूज करेंगे। और कैसे वायरस को, डिसआर्म्ड रिट्रोवायरस वेक्टर को। क्या मतलब होता है डिसआर्म्ड का, डिसआर्म्ड का मतलब होता है कि जब हम किसी वेक्टर को यूज करते हैं और वायरल वेक्टर को यूज करते हैं या नॉर्मली किसी भी वेक्टर को यूज करते हैं तो उसको डिसआर्म्ड किया जाता है। डिसआर्म्ड का मतलब है कि उसका हार्मफुल पार्ट निकाला जाता है, जिससे जहां पे वो ट्रांसफर हो वहां पे कोई दिक्कत ना करे। तो यहां पे रिट्रोवायरस को पहले डिसआर्म्ड किया जाएगा और इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, जीन ऑफ इंटरेस्ट एडीए-सी डीएनए को लिम्फोसाइट में इंसर्ट किया जाएगा। तो यहां पे ये डीएनए लिम्फोसाइट में इंसर्ट किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। जब जीन ट्रांसफर किया जाता है या इंसर्शन होता है, इंट्रोडक्शन होता है जब जीन का, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि जब आपने एक बार ट्रांसफर कर दिया तो जितनी भी सेल्स हैं उनको सभी को वो एक बार में टारगेट कर लेगा? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है? नहीं हो सकती। एक बार में वो टारगेट कर ले ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे जितनी भी लिम्फोसाइट्स हैं वहां पे एडीए-सी डीएनए चला जाए ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ में जाएगा, कुछ में नहीं जाएगा। तो यहां मान लीजिए कुछ लिम्फोसाइट्स में एडीए-सी डीएनए चला गया, इंट्रोड्यूस हो गया विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। वेक्टर की सहायता से इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब यहाँ पे जिसका इंट्रोडक्शन हुआ है, जो चला गया है, वो बनेगा रिकॉम्बिनेंट सेल। वो सेल कैसी बनेगी, रिकॉम्बिनेंट सेल, क्योंकि उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। तो उस रिकॉम्बिनेंट सेल का सबसे पहले पता लगाया जाएगा, सिलेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट सेल। तो ये है रिकॉम्बिनेंट सेल, दिस वन इज ऑल्सो रिकॉम्बिनेंट सेल, ये है नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये है नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स, ये भी है नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल। अब नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स को तो हटा दिया जाएगा और रिकॉम्बिनेंट सेल का सिलेक्शन कर लिया जाएगा, रिकॉम्बिनेंट सेल को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। सो द नेक्स्ट इज द सिलेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट सेल। अब ये रिकॉम्बिनेंट सेल सेलेक्ट हो गई, नॉन रिकॉम्बिनेंट एलिमिनेट कर दी गई। अब जो रिकॉम्बिनेंट सेल हैं इनका नंबर कम है, तो इनके नंबर को एम्प्लीफाई किया जाएगा, इनके नंबर को बढ़ाया जाएगा। इनके नंबर को बढ़ाने के लिए क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, क्या जरूरी है? क्या पीसीआर कर दें? ऐसा जरूरी है कि हर बार जब हमें एम्प्लीफिकेशन करना हो तो हम पीसीआर कर दें? इज इट पॉसिबल? नो। जब भी हमें सेल का एम्प्लीफिकेशन करना होगा तो हम पीसीआर यूज नहीं करेंगे। पीसीआर डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज में लाया जाने वाला प्रोसेस है, टेक्निक है। तो यहाँ पे सेल के नंबर को बढ़ाना है, तो सेल के नंबर को बढ़ाने के लिए सेल को एक अप्रोप्रिएट कल्चर मीडियम में कल्चर किया जाता है, जहां पे उस सेल को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन अप्रोप्रिएट हो। सो यहाँ पे इंक्रीज नंबर ऑफ द रिकॉम्बिनेंट सेल क्या किया जाएगा, यहां पे रिकॉम्बिनेंट सेल का नंबर इंक्रीज किया जाएगा और कहां पे किया जाएगा, कल्चर मीडियम में। यानी कि कल्चर मीडियम यहां पे ऐसा रखा जाएगा जिस कल्चर मीडियम पे सेल का नंबर इंक्रीज हो पाए। तो यहां पे सेल का नंबर इंक्रीज होगा। अब जो भी सेल का नंबर इंक्रीज हुआ है उस कल्चर प्लेट में हुआ है, उस कल्चर प्लेट से सेल्स को आइसोलेट किया जाएगा और आइसोलेट करके इंजेक्टेबल फॉर्म में, इंजेक्शन की फॉर्म में इस पर्सन में ट्रांसफर किया जाएगा। सम सेल्स आर इंजेक्टेड इनटू पर्सन, व्हाई नॉट ऑल सेल्स? सारी सेल्स को क्यों नहीं एक साथ हम इंजेक्ट कर रहे हैं? सारी सेल्स को हम एक साथ इंजेक्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अगर इन फ्यूचर इस पर्सन को दोबारा वो तकलीफ हुई तो दोबारा से पूरा प्रोसेस हमें न करना पड़े, इसलिए कुछ सेल्स को यहाँ पे प्रिजर्व रखा जाएगा।
कुछ सेल्स को यहाँ पे प्रिजर्व किया जाएगा और प्रिजर्व करने के बाद अगर इन फ्यूचर नीड पड़ी तो इन सेल्स के नंबर को दोबारा से इंक्रीज करके इस पर्सन में इंजेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, जीन थेरेपी के बारे में पढ़ा। जीन थेरेपी बहुत सारी हेरिडिटरी डिजीज को क्योर करने या ट्रीट करने के लिए यूज में लाई जाती है, जिसमें जीन को ट्रांसफर किया जाता है। 4 साल की बच्ची में सबसे पहली जीन थेरेपी की गई। जीन थेरेपी को करने का मेन जो मोटो था वो था उस बच्ची में डेफिशिएंसी थी एक एंजाइम की, एंड दैट इज ADA एंजाइम, एडिनोसिन डीएमिनेज enzyme, and this enzyme is responsible for the crucial functioning of the immune system. And अगर immune system weak हो गया है, इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर पर्सन है या उस बच्ची में क्या नहीं बन रहा है, वो एंजाइम नहीं बन रहा है जो टी लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जीन को ट्रांसफर किया जाएगा और वो जीन क्या होगा, ADA बनाने वाला एंजाइम। क्लियर, ऐसा जीन ट्रांसफर किया जाएगा जो कि ADA एंजाइम बनाए। तो यहाँ पे जीन थेरेपी की सहायता से जीन ट्रांसफर करके क्या किया जाएगा, पर्सन में इंजेक्टेबल फॉर्म में जीन को ट्रांसफर किया जाएगा। तो इस तरीके से और डिजीजेस भी हैं जिनको ट्रीट करने के लिए जीन थेरेपी की जाती है। सो हियर अ फंक्शनल ADA cDNA using a retroviral vector is introduced into the lymphocytes which are subsequently returned to the patient। यानी कि लिम्फोसाइट को पेशेंट से निकाला, उसको रिकॉम्बिनेंट बनाया, उसका सिलेक्शन किया और दोबारा से पेशेंट में इंजेक्ट कर दिया। However, as these cells are not immortal, the patient required periodic infusion of such genetically engineered lymphocyte। कहने का मतलब ये है कि उस पर्सन में वो जो इंजेक्ट किया गया ADA वाला जीन है वो ऐसा नहीं है कि हमेशा उसमें काम करता रहेगा, हमेशा जिंदा रहेगा। क्लियर, हो सकता है उस पर्सन को उसकी और जरूरत पड़ जाए, इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़ जाए तो उनको प्रिजर्व रखा जाएगा और जैसा ही नीड होगी उसके हिसाब से उसको इंजेक्ट किया जाएगा। However, if the gene isolated from the bone marrow producing ADA is introduced into the cell at early embryonic stages, it could be a permanent cure। अगर ऐसी कोई दिक्कत बच्चे में शुरू से पता हो, वैसे तो ये बहुत ही पॉसिबल होने वाली चीज नहीं है कि एक एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये बात पता चले, बट अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में जीन ट्रांसफर किया जाता है तो एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद जो फीटल स्टेज आती है उस फीटल स्टेज में वो पर्टिकुलर डेफिशिएंसी दिखती नहीं है, क्योंकि अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में जीन ट्रांसफर किया गया है तो वो उस डिजीज को क्योर करने का परमानेंट मेथड है, परमानेंट क्योर है। अगर हम जीन ट्रांसफर बाद में कर रहे हैं तो उसके लिए हमें पहले जीन को पूरा स्टडी करना होगा। स्टडी करने के बाद हमें ये पूरा प्रोसेस जो जीन थेरेपी में हमने किया ये सारा प्रोसेस करना होगा, तो एक लंबा काम है। अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में जीन ट्रांसफर किया जाता है तो वो एक परमानेंट क्योर बन जाता है। तो यहाँ पे NCERT ने लिखा है कि अगर ADA इंट्रोड्यूस इनटू द सेल, अगर सेल में ADA का इंट्रोडक्शन अर्ली स्टेज में किया जाए तो ये एक परमानेंट क्योर बन सकता है। It could be a permanent cure. So this is all about the gene therapy.